जैसे कि हमने क्लास 1 में देखा कि स्वैप रेशियो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या रहता है? जैसे कि नेट एसेट, नेट सेल्स क्या रहता है? सेल्स माइनस सेल्स रेट इज इक्वल टू नेट सेल्स। वैसे नेट एसेट क्या रहता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर। एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, नेट एसेट। नेट एसेट को हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू बोले, नेट एसेट बोले, दोनों का मतलब एक ही। ओके, नेट एसेट का क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब एसेट में रीवैल्यूड फिगर लेना। ओके, जो आज की कीमत है, जो क्वेश्चन में पूछा होगा, ऐसा एसेट की फिगर दी होंगी, उन्होंने नीचे लिखा होगा प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू हो गई 30,000 से प्लस हो गई, तो वो लेना। ओके, और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यूड फिगर लेना। ओके, अभी ये जो मेन फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 KE माइनस जी, D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो बस आपका काम बन जाए। P0 इज इक्वल टू D1 KE माइनस जी, इसके ये सारे कंपोनेंट्स है। अगर आपको ये फॉर्मूला हो जाए ना तो इन शॉर्ट आप सारा, अभी जैसे कि हमने देखा स्वैप रेशियो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस, तो P0 के प्राइस, हम प्राइस वो क्वेश्चन में बोल देंगे कि पहले प्राइस निकालो, उसके बाद स्वैप रेशियो निकालो, और उसके बाद बताओ कि ये कितने शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। जैसे हमने क्लास 1 में देखा कि जो भी ट्रांसफरी कंपनी रहती है उसको शेयर इशू करना पड़ते, तो वो पहले बोलेंगे कि स्वैप रेशियो इन द फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस है, तो पहले मार्केट प्राइस निकालो, उसके बाद स्वैप रेशियो निकालो, और उसके बाद बताओ कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर को। ओके, तो इसलिए हम प्राइस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस का फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी। अगर ये आपको फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला समझ गया ना, दैट्स इट, सब क्लियर हो जाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा ध्यान दो कि पहले हम इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। ये जीरो क्या डिनोट करता है? जीरो डिनोट करता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो ये देखो P0 है, D1 है, तो ये P0 D0 क्या डिनोट कर, यहाँ पे D1 लिखा है। P0 क्या डिनोट करता है? जीरो डिनोट करता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और प्रीवियस ईयर का एंड, दोनों सेम रहेंगे, राइट? 2024 का दिसंबर, 2025 का जनवरी, 2024 का दिसंबर, 2025 का जनवरी सेम रहेंगे, राइट? वैसे ही P0 डिनोट्स, जीरो डिनोट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और इसको अगर मेरे को लिखना होगा तो प्रीवियस ईयर का एंड, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस न्यू ईयर का ओपनिंग बैलेंस। बहुत ही बेसिक है। 1 क्या डिनोट करता है? एंड ऑफ द ईयर, नेक्स्ट जो दिसंबर, मार्च, इन शॉर्ट अगर हम फाइनेंशियल ईयर लिए तो मार्च की वैल्यू, अप्रैल की नहीं, 31 मार्च को क्या वैल्यू रहने वाली, डिनोट्स एंड ऑफ द ईयर, एक्सपेक्ट एंड ऑफ द ईयर क्या प्राइस रहने वाली है, एंड ऑफ द ईयर क्या डिविडेंड रहने वाला है। जीरो क्या डिनोट करता है? आज, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। 1 क्या डिनोट करता है? एंड। 01 समझा? जीरो क्या डिनोट कर रहा है? आज, स्टार्टिंग, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 1 क्या डिनोट करता है? एंड ऑफ द ईयर, 1। जीरो, अगर थोड़ा सा इसको ट्रिकी कैसे बनेंगे, जीरो क्या डिनोट करता है? पिछले साल का एंड, मतलब ये साल का बिगिनिंग, तो भी वो जीरो ही रहेगा। 1 क्या डिनोट करता है? एंड ऑफ द ईयर। एक बार वापस सुनो, जीरो क्या डिनोट करता है? टुडे, आज। अगर इसको ट्रिकी बनाना है तो वो क्या बोल देंगे? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस दे देंगे, दैट मीन्स ये साल का ओपनिंग वो भी जीरो ही रहा। 1 क्या डिनोट करेंगे? एंड ऑफ द ईयर, एक्सपेक्टेड। 1 हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, 1 फॉर्मूले से प्रेडिक्ट कर रही कि डिविडेंड 1 ग्रोथ रेट से। 1 क्या डिनोट, इन शॉर्ट 1 क्या डिनोट करता है? एंड ऑफ द ईयर। ओके, इस पे में पूरी किताब लिखी जा सकती है, गॉर्डन्स मेथड, बहुत सारे हम प्राइस फाइंड आउट करना पड़ रहा है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी कि ये कंपोनेंट, ये इस चीज़ों से प्राइस फाइंड आउट होती है। ये सिर्फ बुकिश फॉर्मूला है। ओके, चलो ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। ओके, अभी हम फाइंड आउट करते हैं। जीरो समझा, 1 समझा। D1 क्या है? डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एक्सपेक्टेड। D1 है इसलिए एट द एंड लिखा है, D1 है इसलिए एंड लिखा है। G क्या है? G ग्रोथ रेट है। ओके, G को हम B इंटू आर, वो बाद में बताऊंगा मैं। KE क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रेट ऑफ रिटर्न। KE, अभी KE पे भी पूरी बुक लिखी जा सकती है। KE क्या है? शेयर होल्डर्स जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट मेरे को इतना रिटर्न तो मिलेगा नहीं ये कंपनी में, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कौन सी दूसरी कंपनी में मेरा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं जॉब करते रहता तो मेरे को महीने का कुछ तो मिलती, कुछ तनख्वाह मिलती, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, राइट? तो ये शेयर होल्डर की, अगर मैं खेल रहा हूँ, मैं
मजे मार रहा हूँ, वो टाइम पे मैं पढ़ भी सकता था, तो वो पढ़ाई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। जैसे ही शेयर होल्डर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि मिनिमल मेरे को इतना तो रिटर्न तो चाहिए, 10% तो साल का चाहिए, 12% तो साल का चाहिए, 6% तो चाहिए, कुछ भी हो सकता है, हर शेयर होल्डर के हिसाब से अलग अलग रहेगा, 6% तो चाहिए, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6% तो चाहिए, वरना यही पैसा मैं एफडी में डाल देता जहाँ पे मेरे को 6% मिलता, ये कंपनी में डाला है तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, 6%, राइट। क्योंकि अगर मैं ये कंपनी में पैसे नहीं डालता तो मैं एफडी करवाता जहाँ से मेरे को 6% तो मिल ही रहा था, दैट इज की। ओके, ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, इतना फॉर्मूला वो सीधा दे देंगे क्वेश्चन में आपको, के इज इक्वल टू 6%, 7%, बट ये अगर आपके दिमाग में इतना बेस्ट रहेगा तो आगे भी काम में आएगा, कंपनीज वगैरह, इंटरव्यू वगैरह में भी, एंड आपको आगे इन शॉर्ट काम में ही आएगा। अगर मैं इतना बोल रहा था, P0 क्या है, P0 क्या डिनोट करता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, P1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें एक और फॉर्मूला है, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी। देखो D1 डिविडेंड, नेक्स्ट D1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ द क्या रहेगा, जो ये साल का डिविडेंड है उसमें सिर्फ ग्रोथ रेट ऐड कर दोगे ना, 1 प्लस जी इज इक्वल टू D1 आ जाएगा, राइट। अगर 10 रुपये आज का डिविडेंड है, D0 10 रुपये, D1 क्या रहेगा, 10% से डिविडेंड ग्रो कर रहा है, तो 10 प्लस 10% क्या आ जाएगा, 11, तो D1 क्या हो जाएगा, 11। देखो D1 फाइंड करना है, D0 समझो 10 रुपये, और ये 1 प्लस ग्रोथ क्या है, 10% से कंपनी ग्रो कर रही है, तो D1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10% कितना होगा, 1.1 होगा, तो 10 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 आ जाएगा। भाई ये मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, 0.1, ओके, 10 का D1 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लो, P0 याद मतलब मैंने कंपोनेंट समझ, D1 के माइनस जी, ये इधर। अभी जैसे कि हमने देखा P0 इज इक्वल टू D1 के ई माइनस जी, तो ये के ई मिसिंग रहेगा, तो ये के ई को फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है, RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, FD वाला, B क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा है ये। मार्केट में जाओगे, अगर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो ये तो सिस्टमेटिक रिस्क लेके चलो। RM क्या है, रिस्क ऑफ मार्केट, मार्केट का रिटर्न, रेट ऑफ मार्केट हो, रेट ऑफ मार्केट माइनस रेट रिस्क फ्री रिटर्न, और ये मार्केट का रेट क्या है, हमेशा RM ज़्यादा ही रहेगा, जो रिस्क फ्री है अगर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे वो ज़्यादा रहेगा। समझो रिस्क फ्री 6, तो मार्केट में अगर मैं 12 से लगाऊंगा, 8 से लगाऊंगा, 10 से लगाऊंगा, राइट, 6 के नीचे तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रिस्क अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिस्क तो रहेगा, कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी मैं लगा रहा हूँ, तो ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, इसको हम रिस्क प्रीमियम। क्वेश्चन में वो सीधा दे देंगे या तो लिख देंगे रिस्क प्रीमियम 4% है, और ऐसा लिख दिया उन्होंने, रिस्क प्रीमियम 4 है, ओके, 4% है, 4% है, और रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, तो रिस्क ऑफ मार्केट कितना हुआ, 10, क्योंकि देखिए रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम। मार्केट में कितना मिल रहा है, 10, रिस्क फ्री कितना है, 6, दैट इज 4% का प्रीमियम मिल रहा है ना मुझे, अगर मैं रिस्क लूंगा तो वो 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज रिस्क प्रीमियम। ये समझा, रिस्क प्रीमियम अगर 4 दे दिया और रिस्क फ्री रिटर्न उन्होंने 6 दे दिया, दैट इज कितना हो गया, रिस्क ऑफ मार्केट का रिटर्न कितना हो गया, 10% मिल रहा है, 10 में से अगर मैं -6 करूँ दैट इज मेरा रिस्क प्रीमियम हो गया, ओके। ये समझा कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन में देखोगे, प्रोफेशनल लेवल के क्वेश्चन देखोगे ना, वो डायरेक्ट दे देते हैं कि रिस्क फ्री रिटर्न इतना है, रिस्क रेट ऑफ मार्केट इतना है, बीटा सिस्टमेटिक वैल्यू इतना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इज इक्वल टू इतना है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी। अब इसमें मैंने ये बहुत ही शॉर्ट में क्लास कंप्लीट की है, बहुत ही शॉर्ट 2 ही फॉर्मूले सिखाए, ओके, और ये 2 फॉर्मूले से मैक्सिमम 50, 60, 70% तक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आप ये फॉर्मूलेज याद कर लोगे तो, ओके। और मैं कुछ शॉर्ट में चीज़ें बोल देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मर्जर दैट इज कंसिडरेशन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी। कॉस्ट ऑफ मर्जर, अगर मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ मर्जर को कैसे समझो, अगर हाँ समझो आपने कोई चीज खरीदी, वो ऑफलाइन में 10 रुपए की गिर रही थी और ऑनलाइन 12 की, आपने ऑफलाइन 10 रुपए की थी, ऑनलाइन क्या थी 12 रुपए की, और आपने कहाँ से ऑर्डर कर दी, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, तो आपका कंसिडरेशन कितना था, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी
12 रुपए की, लेकिन मार्केट में एक्चुअल में वो 10 रुपए की मिल रही थी, तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग गया, 2 रुपए। समझे आप? ऑनलाइन अगर कोई चीज़ आपने कंसिडरेशन 12 रुपए की देके खरीदी, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये थी, दैट इज आपका कॉस्ट हो गया वो। समझे आप? कोई चीज़ एक्चुअल में आपने 15 रुपए देके खरीदी, बट उसका एक्चुअल जो वर्थ था उस कंपनी का, जो वर्थ थी उस कंपनी की, वो सिर्फ 10 रुपये थी। तो आपका कॉस्ट कितना लगा है, जेब से खर्चा कितना हुआ है? 10 रुपये का माल तो आपको मिल ही रहा है, बट आपने 15 रुपये दिए, तो वो 5 रुपये वो आपका कॉस्ट लग गया। दैट इज कॉस्ट ऑफ मर्जर इज इक्वल टू कंसिडरेशन। मर्जर के दौरान आप कुछ पे करोगे मॉनेटरी टर्म में, वो कंसिडरेशन समझो 1 लाख का था, और मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, जो कंपनी अपने टारगेट, जो कंपनी आपने खरीदी, टारगेट कंपनी जो खरीदी, उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 थी, तो आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर कितना हुआ, 20,000 रुपये। ओके, ये समझा? और ये कब आएगा कॉस्ट ऑफ मर्जर, जब मर्जर हमेशा कैश में रहेगा, व्हेन मर्जर इज फॉर्म, मर्जर जब कैश में रहेगा तभी। वो क्वेश्चन में दे देंगे कि मर्जर कैश में, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ मर्जर। ओके, और एक ले लेते हैं कि परचेस कंसिडरेशन में डिबेंचर इशू विल नॉट बी काउंटेड। ओके, इन परचेस कंसिडरेशन, ये याद रखना हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। वो बोलेंगे व्हाट इज द परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन में क्या आएगा, परचेस कंसिडरेशन क्या है, इट इज द अमाउंट, परचेस कंसिडरेशन इट इज द अमाउंट पेड टू होम, पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ओके, इसमें सिर्फ नोट रखना, द अमाउंट पेड टू, जो भी अमाउंट हम डिबेंचर होल्डर्स को देंगे या डिबेंचर ट्रस्टी को देंगे एज अ कंसिडरेशन, वो हम परचेस कंसिडरेशन में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें बोल देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को 5 लाख दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख दिया, डिबेंचर को, डिबेंचर ट्रस्टीज को, डिबेंचर होल्डर्स को 3 लाख दिया, राइट। तो परचेस कंसिडरेशन कितना हुआ, टोटल काउंट करो, तो लोग बोलेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख हुआ टोटल। नहीं, इसको डिबेंचर होल्डर को जो कंसिडरेशन हम दे रहे हैं वो काउंट नहीं करेंगे। ऐसा कौन बोलता है, AS14। AS14 क्या है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो अमालगमेशन होता है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे, ये अकाउंटेंट्स वालों का है, CA वालों का है। तो उसका AS14 क्या बोलता है, जो भी परचेस कंसिडरेशन देंगे उसमें डिबेंचर होल्डर को जितना पैसा हम दे रहे हैं वो काउंट नहीं करना है। इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं, काउंट करेंगे परचेस कंसिडरेशन में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, वो भी काउंट करो। डिबेंचर होल्डर को भी दिया होगा, बट उसको एज अ परचेस कंसिडरेशन हम काउंट नहीं करेंगे। ये नोट 1-1 मार्क का, छोटा छोटा 5 मार्क के क्वेश्चन देंगे, वो 5 मार्क में 2 मार्क का, 2 मार्क का, 1 मार्क का, ऐसा पूछ लेंगे व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन इफ डिबेंचर होल्डर को हम इतना दे रहे। तो उसमें ध्यान से लिखना कि नोट द अमाउंट ऑफ द अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर इज विल नॉट बी काउंटेड एज परचेस कंसिडरेशन। और ये किसमें दिया है, AS14 में दिया है। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू बता दिया है मैंने आपको। ओके, अब एक लास्ट कंसेप्ट ले लेते हैं, जो कि अभी देखिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, तो आप वापस बहुत अच्छे खासा सम सॉल्व कर लोगे। देखिए सेल्स मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट हटा देंगे तो क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। आपने शार्क टैंक में सुना एबिटा, एबिटा, एबिटा पॉजिटिव हो कि नहीं, वो एबिटा आ गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, आई का इंटरेस्ट, टी का टैक्स, डी का डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये दोनों एक ही है। ओके, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक ही होता है। ओके, एबिटा आ गया। अभी एबिटा के बाद ये एबिटा से क्या माइनस होगा, पहले तो इंटरेस्ट जो हम किसको देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को, या डेट पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माइनस, और इंटरेस्ट माइनस कर दो, या डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी माइनस करना है कर दो। अभी ये देखिए, अभी इसमें दिमाग लगाना, अभी क्या आ गया, अर्निंग बिफोर, सीधा टैक्स आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, डिप्रिसिएशन हटा दिया, इंटरेस्ट भी हटा दिया, सिर्फ बचा क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा। ओके, अभी देखो एक इसमें एक अभी सीधा टैक्स माइनस करो, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, पैट। अभी इसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकते हैं, जनरल रिजर्व वालों को दे सकते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस, दैट इज लास्ट में बचा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी देखो इसमें कंफ्यूजन का होता है, सिर्फ देखो डिबेंचर होल्डर्स जो भी डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट देना था वो हमने टैक्स के पहले कट किया,
डिबेंचर होल्डर को जो भी पैसा देना था, इंटरेस्ट देना था, टैक्स के बिल, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी किया वहां पे टैक्स काट लिया। अभी देखो 100 रुपए है, 100 में से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर लिया 10 रुपए, डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया 10 रुपए, बचा कितना 80 रुपए। अभी 80 के बाद अब वो अभी सरकार आ गई, सरकार बोल रहा है टैक्स दे 30% टैक्स दे, 30% टैक्स दे, 24 रुपये मेरा कट गया। अभी कितना बचे 70 60 56 रुपीज़। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड को 10 रुपये देना है, ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है। अभी इमेजिन करो यही मैं प्रेफरेंस डिविडेंड में बोलता कि भाई मेरे को अभी देखना जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं करना, तो अमाउंट कितनी बची इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 46 रुपीज़ बची। अगर मैं ये प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के पहले कट करता तो क्या होता, 100 रुपये, 10 रुपये इंटरेस्ट गया, 10 रुपये डिप्रिसिएशन गया, राइट। अभी मैं बोल रहा कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स के पहले काटता हूँ यहाँ पे, तो मेरा कितना बचा 70। यहाँ पे अभी मेरे को 30% टैक्स देना है, 21 रुपये आया, 70 का 30% 21 कितना हुआ 49। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना बचा, यहाँ पे 46 हुआ, यहाँ पे 49 हुआ, ज्यादा कहाँ बच रहा है यहाँ पे 49। क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट हमसे भी होशियार है। ओके, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भाई प्रेफरेंस डिविडेंड को तू खर्चा समझ के डिडक्ट मत कर, डिबेंचर होल्डर काट ले, इंटरेस्ट काट ले, डिप्रिसिएशन काट ले, बट जो प्रेफरेंस को दे रहा है, जनरल रिजर्व को दे रहा है, भाई मेरी अमाउंट क्यों छोटी कर रहा है, मेरे को इतने पे टैक्स लेना है। तू बोल रहा है कि मैं प्रेफरेंस डिविडेंड जितना दे रहा हूँ वो भी कट करूंगा, जनरल रिजर्व में जितना ट्रांसफर कर रहा हूँ वो भी कट कर रहा हूँ। हाँ, अब इसका 30% ले लो। सरकार बोलती पागल समझाएगा भाई, मेरे को सिर्फ तू इंटरेस्ट काट ले, डिप्रिसिएशन कट कर ले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरेस्ट तो पूरा कट ले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिप्रिसिएशन कट कर ले। अब इस पूरी अमाउंट पे मेरे को टैक्स 30% चाहिए, इसमें तो प्रेफरेंस जनरल रिजर्व वो मत हटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले ये याद कर लो आप। एबिटा में से इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन जाएगा, फिर सीधा टैक्स आएगा, टैक्स काटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, अब जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस डिविडेंड, बाद में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर यही आप ऐसा कंफ्यूजन होता है, अगर आप शुभम शुक्लेचा सर की क्लासेस देखोगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आए, उसमें ऐसा कंफ्यूजन होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप ऊपर काटोगे तो देखो 3 रुपए का फर्क आया ना, क्योंकि ये 10 रुपए पे टैक्स बच गया ना।